ओके, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदिश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। डिस्कस करेंगे आज कुछ क्लास 10th के साइंस को लेकर। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या था कि अपवर्तन के नियम और अपवर्तन की डेफिनेशंस को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध भी एक सूत्र था जिसको हम लोगों ने देखा था और उसके ऊपर हम लोगों ने एग्जाम्पल को लगाया था। ठीक है, अब कुछ मैं बोर्ड स्क्रीन पर लगा देता हूँ कुछ उदाहरण आपके लिए। तो उसमें जो हेडिंग रहेगी, पहली हेडिंग रहेगी प्रकाश के अपवर्तन की कुछ व्यवहारिक उदाहरण। ठीक है, तो बोर्ड स्क्रीन पर मैं लगा देता हूँ, बैक से मैं बोलता चला जाऊँगा, आप लोग थोड़ा बहुत समझ जाना। ठीक है, तो बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि अपवर्तन के कारण ही किसी गिलास अथवा बीकर में डूबी हुई छड़ अथवा पेंसिल टूटी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूँ इसको, फिर से मैं लगा दूंगा इसी को। ठीक है, अब देखो एक लाइन ये मैंने बोली थी अपवर्तन के कारण किसी गिलास में, यानी कि ये गिलास है ऐसा। ठीक है, इस तरीके का गिलास है। अब इसमें जैसे ही आप पेंसिल डालते हैं, यहां जैसे पानी भरा है तो पेंसिल थोड़ी हमें ऐसी यहाँ तरफ ऐसी दिखाई देगी, टूटी हुई यहाँ से। ठीक है, इस बिंदु पर हमें टूटी हुई दिखाई देगी हल्की सी। आप प्रैक्टिस करना कांच के गिलास में डालकर घर पे, जब भी आप डालोगे तो जहाँ से पानी स्टार्ट होगा वहाँ पर क्या होगा, हमें जो पेंसिल होगी वो मुड़ी हुई दिखाई देगी या टूटी हुई प्रतीत होगी। ठीक है, अब फिर से मैं लगा देता हूँ क्वेश्चन को बोर्ड स्क्रीन पर। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, रात्रि में ताप परिवर्तन के कारण वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व बदलता है। ठीक है, जिसके कारण अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है। इसी कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारे कैसे होते हैं, हिलते रहते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं हमें, क्योंकि जो तारों की रोशनी होती है, तारे झिलमिलाते नहीं हैं कभी भी। ठीक है, तारे एक तरीके के सूर्य के तरीके से हैं। ठीक है, सूर्य से बड़े बड़े भी तारे हैं, क्योंकि सूर्य भी हमारा क्या है, एक तारा ही है। ठीक है, क्योंकि इनसे आने वाले प्रकाश की लगातार अपवर्तन होता रहता है। लगातार अपवर्तन यानी कि ये टकराते रहते हैं, कणों से जब टकराएंगे तो इनका रिफ्रैक्शन होता रहता है। इनके जो लाइट होगी, इनकी जो लाइट होती है उसका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता रहता है। ठीक है, अपवर्तन होता रहता है उसका। तो चंद्रमा तारों की अपेक्षा आंख पर बड़ा कोण बनाता है, अतः यह टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा सबसे पास में है हमारे। ठीक है, तो इसीलिए चंद्रमा हमें क्या है, टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। प्रतीत यानी कि नज़र नहीं आता है हमें। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, धरातल से ऊपर की ओर जाने पर वायु का अपवर्तनांक कम होता है तथा प्रकाश बार बार अपवर्तन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्योदय यानी कि जब सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त, सूर्यास्त लिखा तो सूर्यास्त का मतलब जब सूर्य छिपता है के समय, सूर्य क्षैतिज के नीचे होने पर भी दिखाई देता है। सूर्य क्षितिज के, क्षितिज यानी कि जब सूर्य डूब जाता है तो क्षितिज क्या होता है, उसकी लालमा दिखाई देती। लालमा यानी कि लाल लाल कलर दिखाई देता है कि सूर्य डूब जाता है, तब भी उसकी रोशनी हमें जाती हुई प्रतीत दिखाई देती है। ठीक है, या सूर्य जब निकलता है तो सूर्य जब निकला भी नहीं होता तब भी हमें प्रतीत होता है कि अब सूर्य आने वाला है, इसकी रोशनी सबसे पहले आ जाती है सूर्य की। ठीक है, चौथा पॉइंट में क्या लिखा है, धरातल के समीप की वायु का अपवर्तनांक अधिक होता है तथा जैसे जैसे ऊपर जाते हैं यह घटता जाता है। इसी कारण सूर्य, तारे तथा आकाश में ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायुयान अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा दिखाई देता है। देखिए, अगर वायुयान हमारे नज़दीक से होगा, मतलब धरती के जितने समीप होगा वो नज़दीक दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही हम हमारे बीचों बीच में आ जाएगा उड़ते हुए, बिल्कुल सर के ऊपर हो जाएगा, तो वो हमें कैसा होगा, बिल्कुल ऊंचा उड़ता हुआ प्रतीत नजर आएगा। ठीक है,
पांचवा और लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है, जल की सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई पड़ती है। तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कैसे कम दिखाई देती है, जैसे कि आपने देखे होंगे स्विमिंग पूल वगैरह। तो स्विमिंग पूल में जब हम लोग झाँक कर देखते हैं तो पानी क्या है, उसमें बहुत गहरा होता है, मतलब एक आदमी के डूबने के तक की होती है, 5 फुट तक उसमें पानी भरा रहता है। लेकिन हमें उसमें क्या दिखाई देगा कि 3 ही फुट उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। या फिर ले ले कि किसी बाल्टी का उदाहरण लेते हैं, किसी बाल्टी ऐसे स्टील की बाल्टी हो, अगर उसमें हम लोग पानी भर दें, ठीक है, और उसमें हम देखें तो उसकी जो तल होगा, उसकी जो तली होगी वो ज़्यादातर ऊपर की ओर उठी हुई हमें नज़र दिखाई देगी, ठीक है, प्रतीत होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपको दिख रहा होगा क्रांतिक कोण के बारे में। तो क्रांतिक कोण, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लेना क्रांतिक कोण, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण की जो डेफिनेशन है वो आपको दिख रही होगी कि यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। आपतन कोण के इस मान को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके बारे में चित्र भी दिखा दिए जाएंगे आपको 2 बारीकी से, जिसमें आपको कांच रहेगा ऊपर और वायु रहेगी नीचे, ठीक है। इसके बाद क्रांतिक कोण का सूत्र और लिख लेना यहाँ पर आप लोग, ठीक है। मैं हटा देता हूँ बोर्ड स्क्रीन से जो भी लगा हुआ है। क्रांतिक कोण का सूत्र होता है n = 1/sin c। ये वाला आप लोग लिख लेना, ठीक है, n = 1/sin c, ठीक है। इसके आधार पर एक हम लोग न्यूमेरिकल भी लगा देंगे, ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह। तो एग्जाम्पल आपको नज़र आने लगा होगा नीचे साइड में, जिसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल यानी कि वायु, सघन यानी कि कांच, प्रवेश करती है, जिसका क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। जिसका क्रांतिक कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से, और जिसका सी कितना है, 45 डिग्री का है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, सघन माध्यम का, तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है हमें, ठीक है, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। तो n का सूत्र क्या बताया था, 1/sin c बताया था, यही लगेगा, ठीक है। जब भी कोण ऐसा आ जाए तो इसमें क्या होगा, 1/sin c की जगह पर कितना रख देंगे हम लोग, 45। 1/sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। जब 3 खंड इस तरीके से बन जाते हैं, देखो किस तरीके से बनेंगे कि ये पूरा एक पोर्शन था और ये हर है, हर के क्या होगा, अंश बटे हर होगा। इस तरीके से हो जाए तो जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर वाली संख्या से क्या कर लेती है, गुणा कर लेती है, राइट। ऊपर वाली संख्या से जैसे ही गुणा करेगी तो ऊपर क्या होगा, √2, और नीचे आ जाएगा 1। तो 1 नीचे आ जाए तो कोई लिखने की हमें ज़रूरत है नहीं। तो √2 का मान क्या होता है, 1.414 होगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। विरल माध्यम के सापेक्ष हम लोग लिख सकते हैं, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1.414 होगा, ठीक है। सबसे पहले तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में हम लोग जानेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ठीक है। तो इसकी भी डेफिनेशंस आपको दिख रही होगी। प्रकाश की किरण के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ से पूर्ण रूप से परावर्तित होकर उस माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। ये वाली आपकी डेफिनेशन हो गई। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर यहाँ पे प्रयोग भी दिखाए गए हैं, इसके क्या प्रयोग हैं इसके, तो वो भी देख लो। सबसे पहले होता है कांच में पड़ी दरार का चमकना। जब भी कांच
चटक जाता है तो उसमें क्या होता है, एक दरार पड़ जाती है जिससे कांच चमकता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, जो डेफिनेशंस आपको दिख रही होगी वो आप लोग नोट डाउन कर लेना, और मैं बता देता हूँ, थोड़ा बहुत और समझ में आ जाएगी इसके बारे में। जैसे कि जब दरवाजे अथवा खिड़की में लगा कांच चटक जाता है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं तथा इन दरारों में वायु की एक पतली परत बन जाती है। ये दरारें चमकीली दिखाई देने लगती हैं। दरार यानी कि जहाँ पे चटक जाता है, ठीक है, उसी को बोल रहा है ये। इसका कारण यह है कि इन दरारों पर पड़ने वाला टेढ़ा प्रकाश वायु की परत में न जाकर कांच तथा वायु के पृथककारी पृष्ठ, पृथककारी का मतलब क्या होता, इन दोनों को अलग कर दे, मतलब दरार में जो जगह बनी हुई है उसमें प्रकाश जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तभी तो वो हमें चमकती हुई प्रतीत होती है, जाकर कांच तथा वायु के पृथककारी पृष्ठ से पूर्ण परावर्तित हो जाता है तथा प्रेषक की आंख पर पहुंचता है। प्रेषक यानी कि हम लोग ही है, आदमी को बोला गया है इसमें प्रेषक। ठीक है, अब आपको दूसरी हेडिंग दिख रही होगी, हीरे का चमकदार दिखाई देना। ठीक है, हीरे से भी क्वेश्चन बना जाता है आपका, अधिकतर हीरे से ही बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए, वायु के सापेक्ष हीरे का वर्तनांक 2.42 तथा हीरे वायु के लिए क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है, अपवर्तनांक और इसका क्रांतिक कोण। ठीक है, इसके बाद में आपको अगली वाली जो डेफिनेशन है वो दिख रही होगी, जल में परख नली का चमकीला दिखाई देना। जल में परख नली का चमकीला दिखाई देना, तो ये भी आपको काफ़ी बड़ी है, आप लोग लिख लेना, इसके बारे में भी आप लोग डिस्कस कर लेना अच्छी तरीके से। अगर जहाँ समझ में नहीं आता है इसके बारे में तो मुझे बताना, ठीक है, अन्यथा आपको समझ में आ जाएगी। इस तरीके से बुक में दिया गया है आपके, काफ़ी सिंपल वे में। अब देखिए, पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना, इसके बारे में भी आप लोग देख लेना। अब जो इसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेगिस्तान में मारीचिका। तो रेगिस्तान में मारीचिका ये आपको याद रखनी है, और ठंडे देशों में मारीचिका। ठीक है, तो इतनी चीज़ें होंगी, ठंडे देशों में मारीचिका भी दिख रही होगी आपको। आप लोग वीडियो को रोक रोक के ये चीज़ देख लेना आप लोग। ठीक है, न्यूमेरिकल पहला है, पहले में क्या लिखा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसमें सीधा सीधा बोल दिया अपवर्तनांक 3/2 है। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल या कह लें निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इतनी दिखाई गई है। इसके बाद कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, कांच में प्रकाश की चाल यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल, और जो अपवर्तनांक दिया गया है एन का मान कितना दिया गया है, 3/2। 3/2 सूत्र क्या होता है, सूत्र हमें पता है, सूत्र हमें पता है कि n बराबर C/V होता है। इसका ही तो होता है ना अपवर्तनांक का, माध्यम का अपवर्तनांक बटे वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यही तो होता है। तो देखिए, n का मान जो है वो 3/2 है, बराबर c का मान कितना है, 3 × 10⁸ है, और भी सेम टू सेम रख देंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए, v का गुणा, ये बीच में बराबर है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, v का गुणा 3 में होगा तो 3v होगा, और ये 2 का गुणा 3 में होगा तो 3 × 2 = 6 × 10⁸ v बराबर 6 × 10⁸। नीचे कितना होगा, 3 होगा, 3 से 6 काटा जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो v का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आएगा। राइट, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, तब तक मैं ये मिटा देता हूँ। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 2 है तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है,
विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, इसमें अपवर्तनांक दिया गया है, अपवर्तनांक यानी कि n, अपवर्तनांक को n से ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो n दिया गया है कितना, 2 दिया गया है, और क्रांतिक कोण का मान पूछा है, यानी कि इसमें c की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो मैंने एक सूत्र आपको बताया था, n बराबर 1/sin c, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 2 बराबर 1/sin c। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 2 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 2 को इस तरफ लाएंगे और sin c को इस तरफ रख देंगे, या तो ऐसे समझ लो, या फिर थोड़ा और सरल तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि 2 का गुणा हम sin c में कर रहे हैं और 1 का गुणा 1 में करेंगे, ठीक है। तो 2 sin c बराबर में 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसके बाद sin c बराबर 1 ये 2 है, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद फिर यहाँ से लिख देता हूँ मैं sin c तो वैसी की वैसी लिखूंगा मैं, sin c। अब साइन के मान में 1/2 किसका मान होता है, sin 30 का मान होता है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर sin 30 डिग्री, ठीक है। तो sin से sin कैंसिल हो गया, इस तरफ क्या बचा, c बचा, और इस तरफ क्या बचा, 30 बचा, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना हो गया, n की वैल्यू दी गई थी इसमें, यानी कि अपवर्तनांक दिया गया था, क्रांतिक कोण का मान निकालना था, तो सूत्र क्या होता है, n बराबर 1/sin c, ठीक है। तो देखता हूँ एक बार वीडियो कितनी लंबी बन चुकी है। तो वीडियो अभी तो कम मिनट की बनी हुई है, ठीक ठाक, यानी कि ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, अभी तो बिल्कुल कम नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर देना है सभी लोगों को, ठीक है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, इससे कि आपको पता चलता रहे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके सामने इस तरीके का एक क्वेश्चन आ जाए कि चित्र बना हो और पूछ लिया जाए, ठीक है, बोर्ड स्क्रीन पर मैं लगा देता हूँ और इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ी देर के लिए बोर्ड स्क्रीन पर लगा देता हूँ, जिससे कि आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लें, फिर इसके बाद में मैं हटा दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, लगाने के बाद में, क्योंकि जगह तो चाहिए आपको दिखाने के लिए, लगाने के लिए। तो देखो, चित्र इस तरीके का बना होगा, आपने जो देख लिया होगा, इस तरीके का आपने चित्र देखा होगा। ठीक है, इस तरीके का चित्र देखा होगा। ये प्रथम माध्यम है, ये द्वितीय माध्यम है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नांकित चित्र में प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, i बोलते हैं, i की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, 45 बोलेंगे, ठीक है। तो n का मान निकालना है हमें। तो n बराबर क्या होता है, या नियतांक बराबर क्या होता है, n इक्वस टू साइन i बटे साइन r। तो साइन i की वैल्यू कितनी है, 30, साइन r की वैल्यू कितनी है, 45। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 का मान 1/√2, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद में यहाँ पे जब 4 खंड बन जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, बीच बीच का गुणा और बाहर बाहर की संख्या का गुणा, यानी कि बीच बीच का इसका गुणा और बाहर बाहर की संख्या गुणा इसका। तो ये √2 ऊपर हो जाएंगे और 2 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही 2 ऊपर आ गए हैं और √2 ऊपर आ गए हैं, 2 नीचे हैं, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे,
√2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं हम लोग। तो ये जब कटेगा तो 1 बार में कटेगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/√2, यानी जो n की वैल्यू आएगी वो 1/√2 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोगों को निकालना था, n की वैल्यू यहाँ पर निकालनी थी हमें। ठीक है, फाइंड आउट करनी थी। और जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, वो भी इस चीज़ को समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, नो डाउट आप उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है और किस तरीके से हमसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, सॉरी, अब मैं इसको मिटा देता हूँ और अगला क्वेश्चन फिर से एक चित्र वाला लूँगा। मैं 2-3 चित्र वाले लूँगा, उसके बाद में अगले दिन मैं क्या करूँगा कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाऊँगा। ठीक है, अभी तो मैं सरल सरल आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ और अगला क्वेश्चन मैं लगाता हूँ अभी। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बोर्ड स्क्रीन पर लग चुका है। अगले क्वेश्चन में क्या है कि इस तरीके से मैं हटा देता हूं, अब इस तरीके से बना हुआ एक टैंक, पानी भरा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे बना होगा और ऐसे बना होगा, राइट। इसमें यहाँ पे क्या लिखा है 135 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है 120 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको देखो बहुत बारीकी से लगाना है, तभी हमारा सवाल लग सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, सभी क्वेश्चन को जब हम लोग लगाते थे उसमें क्या था, अभिलंब दिखता था। इसमें तो अभिलंब है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, अभिलंब अगर हम ऐसा डाल देंगे, एक यहाँ से अभिलंब थोड़ा बाहर हो गया बाय मिस्टेक, तो 135 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा था 135 का अभिलंब, और ऐसी लाइन एक, ये क्या बनाती है 90 डिग्री का बनाती है, तो 90 डिग्री तो बाहर निकल गया। अब बचा कितना है इसमें से, 135 में से 90 डिग्री बाहर निकल गया और 90। तो इसे किस तरीके से लगाना है, क्योंकि देखो ये तो फॉर्मूला है, इस तरीके से मैंने बता दिया मौखिक कि ये जो है इतना 90 डिग्री बनाएगा इस रेखा के साथ, और ये अभिलंब है। ठीक है, क्योंकि देखो ये आ रही रेखा ऐसी और अभिलंब चला गया ऐसा, तो ये 90 डिग्री बन गया ना। ठीक है, और अगर ये रेखा ऐसी चली गई और अभिलंब इस तरीके का है, तो यहाँ पर भी तो 90 डिग्री बना। आ रही बात समझ में। तो इस तरफ वाला जो बनेगा, मतलब यानी कि ये ऐसा है, तो इतना कोण का मान हमें निकालना है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये लाइन दी गई है यहाँ पर अभिलंब के बाद, तो ये वाला हमें कोण निकालना है, क्योंकि ये पूरा दिया गया है। पूरे का मान इसमें 120 है, इसमें पूरे का मान 135 है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से लगाना है। अब हमें सवाल को वही मैं तरीका आपको बताऊंगा, बिल्कुल सरल तरीके से। ठीक है, तो जब भी हम लोग इसको निकालेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन कोण, यानी कि आई से प्रदर्शित करते हैं। हमें पता है कि ये 90 डिग्री से तो छोटा ही होगा। ठीक है, तो 135 में से हम लोगों ने देखा था कि 90 डिग्री कम हो रही है या इस तरफ। दूसरी तरफ देखो हमें खाली यहाँ से लेना है, इतनी जगह को लेना है, पूरा नहीं लेना है। और ये वाली जो जगह है यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री को तो इसको तो हमें ख़त्म करना है, हमें बचाना है ये। तो 135 में से जब 90 डिग्री ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने का मतलब क्या होता है, हमें घटा देना है। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा, 135 में से जब 90 कम करेंगे तो कितना होगा, 45 होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो वैल्यू होती है नीचे वाले की, इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। ठीक है, और इसमें क्या है 120 है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री को कम करेंगे तो क्या होगा 30 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि द्रव्य के अपवर्तनांक की गणना कीजिए।
अपवर्तनांक पूछा है यानी कि n का मान पूछा है। तो n का मान जब पूछता है तो n बराबर क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे थोड़े थोड़े, जिससे कि आपका काम चल जाए, ठीक है। तो साइन आई की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास, एग्जैक्ट वैल्यू 45 सॉरी, और साइन आर की मान कितनी है, 30 निकल के आया है वैल्यू में, ठीक है। तो साइन 45 का मान कितना होगा, 1/√2, साइन 30 का मान 1/2। तो बीच बीच का गुणा, बाहर बाहर की संख्या गुणा, ठीक है। इस तरीके का आप पेपर में नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये मैं समझाने के मकसद से बनाता हूँ इस तरीके का, ठीक है, इससे कि आपको समझ में आ जाए। तो 2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, और नीचे कितना हो जाएगा, √2 होगा। तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और नीचे √2 है ये, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, √2 बचा है। √2 का मान क्या होता है, 1.414, यानी कि जो n का मान निकल के आया है वो 1.414 निकल के आया है। अतः हम कह सकते हैं कि द्रव्य का अपवर्तनांक 1.414 होगा, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसके बाद में अगली जो आने वाली वीडियो होगी उसमें काफ़ी सारे थोड़े थोड़े बड़े क्वेश्चन को लूँगा मैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन आने वाला है आपका, और जिसने भी प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, आप खुद समझदार हैं, ठीक है। और वीडियो को स्किप कहीं पे नहीं करना है, जिसको भी बताना है उससे कहना पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि ये फिल्म नहीं है, स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री में आपको, ठीक है। और एग्ज़ाम आ रहे हैं तो अच्छे नंबर लाना है तो अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल की तैयारी करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल्स और डेफिनेशंस, ठीक है। डेफिनेशंस जो कठिन होती हैं वो पूछिएगा, कमेंट में टाइप करना कि ये वाली समझ में नहीं आई है, तो अगली वीडियो में थोड़ी बहुत मैं बोल दूंगा, उसके बारे में समझा दूंगा, राइट। अब देखो अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोगों ने पूरा देख लिया होगा, ठीक है। और जिस में लिखा हुआ है, अब मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है, हटा देता हूँ। तो कंप्यूटर जी से कहूँगा एक बार हटा दे उसको। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, इस तरीके का आपको एक चित्र दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरीके का चित्र दिख रहा है, और यहाँ पे बना है 45 डिग्री, और यहाँ पे बना है 30 डिग्री। ये प्रथम माध्यम होगा, ये द्वितीय माध्यम होगा। आप लोग क्वेश्चन को जल्दी जल्दी उतार लिया करिए, ठीक है, या वीडियो को रोक कर देख लिया करिए। तो इसमें क्या पूछा था, इस क्वेश्चन में था अपवर्तन कोण तथा द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी कि n का मान हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। n का मान हमें निकालना है। अपवर्तनांक इसी को बोलते हैं, अपवर्तनांक बोल देगा या नियतांक बोल देगा, राइट। तो देखिए हम लोग जो निकालते थे मान, इस लाइन मतलब ये किरण और अभिलंब के बीच का कोण, ठीक है, इसी को ही बोलते थे ना अपवर्तन कोण, यानी कि इसे बोलते थे आई और इसको बोलते थे आर। इससे टच होती थी अभिलंब से, ठीक है। लेकिन ये टच वाले इन्होंने दिए नहीं है कोण, हमें ये बाहर वाले दे दिए, दूसरी तरफ वाले। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। किस तरीके से करना है ये भी देख लेंगे। देखो क्योंकि हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, यहाँ से लेके अगर हम ऐसा करते हैं तो ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है, पूरा 90 डिग्री होता है ना। तो 90 डिग्री में से ये 45 तो यहाँ पर है, तो बचा कितना, 45 ही बचा होगा ना, ठीक है। देखो आई का मान यहाँ पे रखेंगे हम पूरा पहले 90 डिग्री, यहाँ पे रखेंगे आई, और आर का मान भी रखेंगे हम लोग 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया 45 और ये वाला हमें निकालना है, तो 90 में से हम कितना कम कर देंगे, इसी 45 को हम लोग कम कर देंगे, तो क्या बचेगा 45 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही ये लाइन ऐसी गई है, ये लाइन ऐसी गई है, और ये लाइन ऐसी आई है। इसमें से एक हमें छोटा सा हिस्सा 30 पता है, ये पता नहीं है। तो पूरा कितना होता है, वैसे पूरा 90 डिग्री होता है ना, पूरा 90 डिग्री होता है। जब 30 पता है तो इतना कितना होगा, 60 होगा। किस तरीके से निकाला है हम लोगों ने, 90 में से हम लोग 30 को कम कर देंगे और ये क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, नो डाउट।
किसी को भी अगर डाउट होगा तो कमेंट में टाइप करके बता देना है मुझे, ठीक है। अब देखिए n का मान निकालना है, तो n बराबर क्या होता है, साइन i अपॉन साइन r। साइन i की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है। साइन r की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, ठीक है। साइन 45 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। बीच बीच का गुणा, बाहर बाहर की संख्या का गुणा, ठीक है। तो 2 का गुणा जब ऊपर होगा तो कितना होगा, 2 लिख देंगे। और नीचे क्या आएगा, √2 और √3 का गुणा। अब देखिए यहाँ पर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे क्या है, √2 और √3 का गुणा, 3 है यहाँ पर, √3 का गुणा, ठीक है। तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या बचा, ऊपर √2 बच गई और नीचे √3 बच गई। तब दोनों के ऊपर अंश में भी रूट चढ़ा हो और हर में भी रूट चढ़ा हो तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पूरे के ऊपर रूट चढ़ा देते हैं और अंदर बना देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अपवर्तनांक का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको भी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहना अवतार अकेडमी के साथ। ओके, थैंक यू।